Welcome everybody. This is our fifth video in chapter Magnetic Effects of Current for class 10th. Till now we have covered about magnets, their properties, their types, then magnetic field lines. Then we have also studied magnetic field due to loop, wire and solenoid, and then we have studied in our previous video force on a charge in magnetic field and force on a conductor, current carrying conductor in magnetic field. We have also discussed regarding its direction, that how to find the force direction. So today we will move forward and we will move to domestic circuits, that is listed in your subject. And if you have not watched our previous videos, then you can go to our channel Point Basics. You can search it on YouTube, Point Basics, and there is a playlist named as Class 10 Physics, where I have discussed both theory and numericals in a detail, in lot of detail for these chapters. And in question bank series we have made around 100, at least solved around 100 questions for each chapter, and those videos are also in that playlist, so please do watch them. And if you find them meaningful, you find them useful, you find them informative, then please do like, share and subscribe, because it helps a lot when you share these videos. Subscribe to our channel. We feel motivated and dedicated making such more content, and it is a zero cost way for you to support us, so do support us. With this, let's start today's video and with today's topic. So our today's topic is domestic circuits. In domestic circuit, we are going to study power distribution. Power distribution from grid to household. Now what is grid? जो आपका मेन इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन होता है, उससे जो वायरिंग आती है उसको हम नॉर्मली ग्रिड बोलते हैं। जो आपका एक बेसिक सेटअप होता है, बेसिक सेटअप में ये होता है कि एक होता है इलेक्ट्रिक जनरेटिंग स्टेशन, इलेक्ट्रिक जनरेशन, इसको आप स्टेशन बोल सकते हो, प्लांट बोल सकते हो। ये नॉर्मली क्या होते हैं, एग्जांपल में ये होते हैं डैम्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं जिनको थर्मल पावर, न्यूक्लियर किससे चलते हैं, यूरेनियम से चलते हैं। उसके बाद थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं, थर्मल पावर प्लांट किससे चलते हैं, कोयला से, कोयल से चलते हैं, कोल से। और इंडिया में नॉर्मली ये कोयला मैक्सिमम टाइम्स उड़ीसा और झारखंड से, इसी एरिया से शिप होता है, यहाँ से माइनिंग करके उसको निकाला जाता है, फिर उसको अलग अलग थर्मल प्लांट्स में पहुंचाया जाता है। उसके अलावा जो थोड़ा है हमारे पास अभी, सोलर के पावर प्लांट्स हैं, एंड कुछ रेयर हमारे पास विंड एनर्जी के हैं। तो ये सभी किस में आते हैं, इलेक्ट्रिक जनरेशन प्लांट में आते हैं, बिकॉज ये इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। फिर क्या होता है, इनसे उस इलेक्ट्रिसिटी को ले जाया जाता है कहां तक, एक अनदर स्टेशन तक ले जाया जाता है यूजिंग वायर्स। तो जो ये अदर स्टेशन होता है, ये होता है इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन प्लांट।
और ये क्या होते हैं हमारे लोकल पावर स्टेशन, जो आपके सिटीज में होते हैं, म्यूनसिपैलिटीज में होते हैं या विलेजेस में होते हैं, ये होते हैं लोकल पावर स्टेशन। ये फर्दर इस पावर को क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उसके बाद यहां से पावर कहां पे आती है, होम्स तक, घरों तक पावर आती है। जो आपके डोमेस्टिक घर होते हैं वहां तक यहाँ से पावर आती है, डिस्ट्रीब्यूट होके, कन्वर्ट करके। और हमें ये जो घरों पे हमारी सप्लाई है, इसको डिटेल में स्टडी करना है कि यहाँ पे हम किस टाइप का सेटअप करेंगे, सो दैट हम इस पावर का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर पाए। सो जो हमारा आज का टारगेट है, ये होम का जो बेसिक्स है, हमें ये पढ़ना है। तो सबसे पहले हम जो हमारी वायरिंग है, वायरिंग की स्कीमा समझते हैं। वायरिंग, तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट होगा जो भी हम घर पे यूज करते हैं, एज पर गवर्नमेंट स्टैंडर्ड उसमें कितनी वायर होनी चाहिए, 3 वायर्स होनी चाहिए हर इंस्ट्रूमेंट के। पहली वाली वायर है जो, उसको बोला जाता है रेड वायर, इसको लाइव वायर भी बोला जाता है। ओके। जो सेकंड वाली वायर है, इसका कलर नॉर्मली ब्लैक होता है और इसको न्यूट्रल वायर बोला जाता है। और यहाँ पे कलर कंपलसरी नहीं है, मींस आप कलर को रिवर्स भी कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी, कि ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि आपके पास ब्लैक ही वायर अवेलेबल हो तो आप दोनों को ब्लैक ही लगा सकते हो। तो कलर का ऐसा कोई वो नहीं है, लिमिटेशन कि आपको कलर यही यूज करना है। ये जस्ट एक रिकमेंडेशन होती है, सो दैट कि सपोज एक इलेक्ट्रीशियन ने आपके घर की वायरिंग की और कल को आप कुछ वायरिंग में गड़बड़ आती है और आप सेकंड इलेक्ट्रीशियन हायर करते हो, तो ये एक तरीका होता है कि अगर आप एक स्टैंडर्ड सेट रूल यूज करोगे कि आप लाइव वायर के लिए रेड यूज करोगे और न्यूट्रल के लिए ब्लैक यूज करोगे, तो कोई सेकंड पर्सन जब आएगा तो उनको प्रॉब्लम को रिजोल्व करने में थोड़ा इजी रहेगा, बिकॉज उनको पता होगा कि रेड लाइव वायर के लिए और ब्लैक न्यूट्रल वायर के लिए। और जो थर्ड होती है वो नॉर्मली ग्रीन यूज की जाती है, इसको बोला जाता है ग्राउंडिंग वायर और अर्थिंग वायर। नाउ जो रेड वायर है और ब्लैक वायर है, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इंडिया में, इन दोनों का बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पीडी, जिसका आप वोल्टेज भी बोल सकते हैं, इंडिया में ये होता है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। हमारी जो सप्लाई है 50 हर्ट्ज पे काम करती है। ये हमारा 50 हर्ट्ज हो गया। अभी यहाँ पे ना एक एम्बिग्यूटी रहती है लोगों में, अंडरस्टैंडिंग में, कि वो ये समझते हैं, नॉर्मली ये माना जाता है कि जो न्यूट्रल वायर है उसका पोटेंशियल जीरो है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता। न्यूट्रल वायर का पोटेंशियल रेड वायर के केस में, यानी लाइव वायर के रिस्पेक्ट में जीरो है। इट डज नॉट नेसेसरी मीन्स उसका एक्चुअल पोटेंशियल जीरो है। इसको मैं आपको एक एनालॉजी या एक एग्जांपल से समझाता हूं। दैट सपोज कीजिए, जब ओलंपिक में मेडल डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो ऐसे प्लेयर्स को ऐसे खड़ा किया जाता है, पोडियम के ऊपर खड़ा किया जाता है उनके रैंक के हिसाब से। तो यहाँ पे जो जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता होता है वो सबसे पहले ऊपर आते हैं, गोल्ड मेडल। फिर सिल्वर मेडल वाला पर्सन आता है और फिर लास्ट में यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल वाला पर्सन आता है। तो यहाँ पे जो गोल्ड मेडल वाला पर्सन है उसको सबसे बेस्ट माना जाता है, कि जितने भी सपोज 100 प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट किया था, तो उन सभी 100 प्लेयर्स में ये ये पर्सन है जिसने गोल्ड मेडल जीता, ये सबसे बेस्ट है, ये माना जाता है। बट इसका मीनिंग ये नहीं है कि वो दुनिया का सबसे बेस्ट प्लेयर। ऐसा बिल्कुल रिमोट पॉसिबिलिटी है कि जो शायद दुनिया का जो सबसे बेस्ट प्लेयर हो उसको यहाँ तक पहुंचने का मौका ही ना मिला हो, उसके पास ऐसे रिसोर्सेज ही ना हो। तो जितने लोगों ने compete किया उसमें ये बेस्ट है, इट डज नॉट मीन वो दुनिया का बेस्ट है।
ऑल्दो मोस्ट ऑफ द पीपल कम्पीट करते हैं, बट हम यहाँ पे 100% गारंटी से नहीं बोल सकते कि यहाँ पे जो प्लेयर्स विन किए हैं वो दुनिया के सबसे बेस्ट प्लेयर्स। ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि जो दुनिया कोई ऐसा प्लेयर हो जो यहाँ पे पहुंच ही ना पाया और वो बेस्ट प्लेयर, वो इनको भी बीट कर सकता है। तो सिमिलर सिनेरियो यहाँ पे होता है कि जो ब्लैक वायर है जिसको न्यूट्रल वायर बोला जाता है उसका पोटेंशियल 0 माना जाता है और रेड का 220 माना जाता है। बट एक्चुअली जरूरी नहीं है कि ब्लैक का पोटेंशियल 0 हो और रेड का 220 हो। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि ब्लैक का पोटेंशियल 5 हो जाए तो रेड का 225 हो जाएगा। दोनों का डिफरेंस 220 रहेगा हमेशा, ये कंपलसरी है कि रेड वायर और ब्लैक वायर के बीच का जो डिफरेंस है वो 220 रहेगा। इसलिए आपको बोला जाता है कि आपको ना तो रेड वायर को टच करना है ना ही ब्लैक वायर को टच करना है, बिकॉज ब्लैक में भी पोटेंशियल होने के चांसेस होते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि जो ग्राउंड है ग्राउंड किसको माना गया है। सो ब्लैक वायर डज नॉट मीन कि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं और यहाँ पे पोटेंशियल 0 है। ये जस्ट एक आर्बिट्रली चूजन ग्राउंड होता है और ये एक्चुअल ग्राउंड से ज़्यादा पोटेंशियल पे हो सकता है। बट रेड और ब्लैक के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 220 रहेगा। दोनों के बीच का डिफरेंस 220 होगा। इट डज नॉट मीन दैट रेड की वैल्यू 220 है और ब्लैक की वैल्यू 0 है। इट्स लाइक कि आपके पास दो नंबर हैं और दो नंबर का डिफरेंस 220 है, तो दो नंबर ऐसे भी हो सकते हैं 1 और 221, 0 220 भी हो सकते हैं, 10 और 230 भी हो सकते हैं। इनके बीच का डिफरेंस कांस्टेंट है, बट इनिशियल और फाइनल वैल्यू आप पूरे सर्टेनिटी से नहीं बोल सकते। अब आप आते हैं जो हमारी थर्ड वायर है जिसको ग्रीन वायर या अर्थिंग वायर भी बोलते हैं। इसका पर्पज क्या होता है? अब ये पॉसिबल है कि आपका जो डिवाइस है या एक इलेक्ट्रिक अप्लायंस है उसके अंदर कोई फॉल्ट हो जाए जिसकी वजह से अगर जो उसकी बॉडी है, बिकॉज कुछ अप्लायंसेस होते हैं जिनकी बॉडी मेटल की होती है, बिकॉज उनको हार्ड सपोर्ट चाहिए होती है, जैसे रेफ्रिजरेटर, इलेक्ट्रिक प्रेस, ये जो अप्लायंसेस होते हैं इनकी बॉडी मेटल की बनी होती है और मेटल गुड कंडक्टर होता है। अगर वहां पे कुछ फॉल्ट हो जाए और ये रेड वायर या ब्लैक वायर इनमें से कोई एक वायर मेटल ऑब्जेक्ट के बॉडी के कांटेक्ट में आ जाए तो उससे क्या होगा, बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा और जब आप उस बॉडी को टच करते हैं तो आपको शॉक लगने के चांसेस होते हैं। तो वहां पे ये ग्रीन वायर काम आती है। ये ग्रीन वायर क्या करती है कि ये बॉडी से आपके घर के एक्चुअल ग्राउंड पे, मीन्स जो आपकी मिट्टी होती है, घर की सैंड होती है, वहां तक जाती है और वहां पे घर के नीचे एक मेटल की प्लेट दबाई जाती है जिससे ये कनेक्टेड होती है। अब यहाँ आप उसका डायग्राम बना के दिखाएंगे। तो ये वहां तक जाती है जब भी कोई पोटेंशियल ऑब्जेक्ट की या अप्लायंस की बॉडी में जनरेट होता है तो ये उसको ट्रांसफर कर देती है ग्राउंड में, अर्थ में, जिससे सारा पोटेंशियल नीचे चला जाता है और आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगने से बच जाता है। और ये एक अनदर फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती है जो हम आपको आगे समझाएंगे कि जब ऐसा होता है, ये सिनेरियो होता है, तो रेड वायर में करंट एकदम से बढ़ जाता है और ऐसा होने से जो एमसीबीज हैं या फ्यूज हैं वो ब्लोन हो जाते हैं और डिवाइस खराब होने से बच जाता है। तो पहले हम इसका आपका डायग्राम बना के दिखाते हैं। सो बेसिकली क्या होगा, सपोज कीजिए ये आपका कोई अप्लायंस है, तो यहाँ पे 3 वायर्स होंगी, 1 2 3। तो ये ग्रीन वायर होगी, ये ग्रीन वायर कहाँ पे जाएगी, सपोज कीजिए ये आपके घर का स्विच बोर्ड है। जो आपका घर का स्विच बोर्ड होता है उसमें से 3 प्लग्स होते हैं। ये पहला होता है, ये दूसरा होता है, ये तीसरा होता है। तो जो थर्ड वाला है, ऊपर वाला है, ये ग्रीन वायर से कनेक्ट होता है और ये ग्रीन वायर कहाँ पे होती है, ये इसको मिट्टी के अंदर एक प्लेट से कनेक्टेड किया जाता है। और जो बाकी के दो हैं इनमें से एक रेड होती है जो आपके पावर हाउस से जो बिजली आ रही है वहां से कनेक्टेड होती है, रेड वाले टर्मिनल से, यानी कि प्लस वाले टर्मिनल से बोल सकते हैं आप जिसको। और दूसरे वाली जो ब्लैक वाली होती है वो माइनस वाले टर्मिनल से कनेक्टेड होती है। ये रेड वायर है, ये ब्लैक वायर है। तो जब भी अप्लायंस के अंदर ये रेड वायर शॉर्ट सर्किट हो जाए और ये बॉडी को टच कर जाए तो क्या करेगा,
जो अप्लायंस की बॉडी में जो करंट आएगा वो करंट यहाँ से ग्रीन वायर से होता हुआ ग्राउंड में चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा और आपको शॉक लगने से बच जाएगा। और जब ऐसा होगा तो जो रेड वायर है इसका करंट इंक्रीज हो जाता है क्योंकि ग्राउंड का पोटेंशियल जीरो होता है, तो करंट बहुत आसानी से फ्लो करता है, ज़्यादा करंट हो जाता है। ज़्यादा करंट होने से क्या होता है, जो फ्यूज होता है या एमसीबी लगी है यहाँ पे सर्किट में, वो या तो ट्रिप हो जाएगी, अगर एमसीबी है तो वो ट्रिप हो जाएगी, सर्किट को ब्रेक कर देगी। और अगर फ्यूज लगा हुआ है, फ्यूज पिघल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, तो वो भी सर्किट को ब्रेक कर देगा। इससे आपका अप्लायंस भी खराब होने से बच जाएगा और आप भी शॉक लगने से बच जाओगे। तो ये होता है बेसिक वायरिंग। थ्री मतलब कि जो हमारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसमें थ्री स्विचेस की होते हैं और उसमें हम तीन तरह की वायर की यूज करते हैं। तो ये तो हो गया इंस्ट्रूमेंट साइड से। अब हम डिस्ट्रीब्यूशन साइड से देखेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन साइड मीन्स कि होम, जो हमारा होम है, घर है, उसमें हमें कनेक्शन कैसे करना है, जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी आ रही है उससे हम कनेक्शन कैसे कैसे कर सकते हैं। सो अभी हम कनेक्शन से डिस्कस करते हैं। तो जब कनेक्शंस की बात आती है तो हमारे पास दो स्कीमा अवेलेबल है कनेक्शन की। या तो हम सीरीज कनेक्शन कर सकते हैं या हम पैरेलल कनेक्शन कर सकते हैं। दोनों के अपने एडवांटेज हैं और दोनों के अपने डिसएडवांटेज हैं। तो सीरीज कनेक्शन में क्या होगा कि हम आपको पहले सीरीज वाला एक्सप्लेन करते हैं और साथ में इसकी डिसएडवांटेज और एडवांटेज भी एक्सप्लेन करेंगे। सीरीज कनेक्शन में क्या होगा, सपोज कीजिए आपके रूम के अंदर 4 रूम्स। तो ये आपका पहला रूम है, ये दूसरा रूम है, ये थर्ड रूम है, ये फोर्थ रूम और ये आपके इलेक्ट्रिसिटी का मेन बोर्ड है। सीरीज कनेक्शन में क्या होगा कि जो आपकी वायर है, हम ये सिंगल वायर से सब कुछ रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, ओके। तो आपकी पहले वायर फर्स्ट रूम में जाएगी, फिर वहीं से आप सेकंड रूम में वायर लेके जाओगे, वहीं से आप थर्ड रूम में वायर लेके जाओगे और वहीं से आप फोर्थ रूम में वायर लेके जाओगे। तो ऐसा होता है सीरीज कनेक्शन कि आप एक से एक आगे कंटिन्यू वायर को लेके जाते हो। अब आप इसको रूम समझ सकते हो या आप इनको एक बल्ब समझ सकते हो कि अगर आपके पास 4 बल्ब है, अगर आप उनको सीरीज में कनेक्ट करना चाहते हो तो आप ऐसे कनेक्ट करोगे कि पहला बल्ब, फिर उससे दूसरा बल्ब, उससे तीसरा बल्ब, उससे चौथा बल्ब, ऐसे आप उनको सीरीज में कनेक्ट कर सकते हो। ओके, नाउ इसके एडवांटेज क्या है, इस सिस्टम के बेनिफिट या एडवांटेज आप बोल सकते हो। तो इसका एडवांटेज होता है, ये होता है लो कॉस्ट सिस्टम। लो कॉस्ट का मीनिंग कि यहाँ पे आपको जितना आपका डिस्टेंस था उतनी ही वायर में आपका काम चल जाएगा। सपोज ये डिस्टेंस टोटल 100 मीटर है तो 100 मीटर की वायर में आपका काम चल जाएगा, आपको मल्टीपल वायर्स नहीं लगानी पड़ेंगी। तो ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है बहुत ज्यादा। और इसको यूज कहाँ पे किया जाता है, जहाँ पे ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं आपके वो कम वोल्ट वाले होते हैं, जहाँ पे सप्लाई कम रिक्वायर्ड, बिजली की आवश्यकता कम होती है। तो और ये यूज्ड इन लो पावर रिक्वायरमेंट्स। और अभी भी आपको बताएंगे कि लो पावर रिक्वायरमेंट में इसको क्यों यूज करते हैं, हाई में क्यों यूज करते हैं। तो वो आता है इसके डिसएडवांटेज में। सो डिसएडवांटेजेस। तो डिसएडवांटेज क्या है, जब भी आप सीरीज कनेक्शन करते हो ना, आपको पता है कि करंट तो सेम रहता है सर्किट में बट पोटेंशियल डिवाइड हो जाता है। अब अगर पोटेंशियल डिवाइड हो गया तो पावर भी डिवाइड हो जाएगी। मींस अगर यहाँ से आप 100 वाट दे रहे थे तो सबके पास, हम ये मान के चलें कि सब एक जैसे डिवाइसेज है तो सबके पास 25 वाट ही जाए, तो आपकी पावर क्या हो जाती है, पावर रिड्यूस हो जाती है। पहला तो पावर रिड्यूसेस इन सीरीज कनेक्शन, पावर कम हो जाती है, जो आपके इन डिवाइसेस के पास पावर जा रही है वो कम हो जाएगी। यहाँ पे 25 25 होगा।
दूसरा, इफ एनी इंस्ट्रूमेंट स्लैश वायर fails, then remaining instruments stops working। इसका मतलब क्या होगा कि सपोज कीजिए यहां से ये वायर टूट जाती है, तो इस सिनेरियो में सिर्फ ये वाला डिवाइस काम नहीं करेगा, ये 3 डिवाइस काम करते रहेंगे। बट सपोज कीजिए आप कि यहां से ये वायर खराब हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, तो क्या होगा, चारों के चारों डिवाइस काम करना बंद कर देंगे। या ये वाला डिवाइस खराब हो जाता है, पहले वाला डिवाइस खराब हो जाता है आपका, इसका कनेक्शन खराब हो जाता है, ये डैमेज हो जाता है, तो क्या होगा, पहले वाला तो डैमेज हो गया और ये बाकी के 3 काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनका कनेक्शन मेन सप्लाई से टूट गया पहले वाले के डैमेज होने की वजह से। तो ये होती है डिसएडवांटेज सीरीज सर्किट की। अगर वहां पे कोई फॉल्ट आ जाए तो आपका सर्किट डैमेज हो जाता है, डिपेंडिंग अपॉन की फॉल्ट कहाँ पे आया। अगर यहाँ पे फॉल्ट आया तो पूरा सर्किट डैमेज, अगर लास्ट में आया तो एक ही डिवाइस काम नहीं करेगा, अगर बीच में अगर तो 2 डिवाइस काम नहीं करेगा। तो डिपेंडिंग अपॉन द सर्किट में डैमेज कहाँ पे आया है, जो आपका सर्किट है वो प्रॉपरली ऑपरेट नहीं कर पाता। तो ये सीरीज सर्किट की डिसएडवांटेज होती है। बट एडवांटेज क्या है कि आपका एक सिंगल वायर में काम चल गया, और ये क्या है, एक लो कॉस्ट सिस्टम, कॉस्ट इफेक्टिव। ठीक है, तो अब हम आते हैं पैरेलल। तो सेकंड हमारा जो सिस्टम आता है वो आता है पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन में क्या किया जाएगा कि अगर ये आपका इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने का मेन बोर्ड है, उसके बाद एज सेम हमारे ये सपोज आप इसको 4 रूम्स ले सकते हो या 4 इंस्ट्रूमेंट्स ले सकते हो, तो हम क्या करेंगे, सबको इंडिविजुअल सप्लाई देंगे। ये पहले के पास गई, ये दूसरे के पास गई, ये थर्ड के पास गई, और ये फोर्थ के पास है। अब इंडिविजुअल सप्लाई देने से क्या बेनिफिट होता है कि अगर कोई एक इंस्ट्रूमेंट खराब होता है तो वो दूसरे को इफेक्ट नहीं करता। अगर एक की वायर डैमेज हो जाती है तो सिर्फ वो इंस्ट्रूमेंट पे असर पड़ेगा, बाकी पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। बट इसके साइड इफेक्ट क्या है कि आपको ज्यादा वायर यूज करनी पड़ती है, तो ये क्या हो जाता है, कॉस्टली हो जाता है सिस्टम। तो इसके एडवांटेजेस क्या है, सिस्टम डज नॉट rely on single wire slash instrument, hence keeps on working even if some wire slash instrument gets damaged। कि अगर कोई एक इंस्ट्रूमेंट, 2 इंस्ट्रूमेंट या 2 वायर खराब हो जाए तो भी सिस्टम वर्क करता रहता है, एक डिवाइस का दूसरे डिवाइस पे कोई असर नहीं पड़ता। दूसरा, ये तो हो गया एक एडवांटेज। दूसरा एडवांटेज, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबको ना आप प्रॉपर सप्लाई दे रहे हो तो सबको उतना ही पोटेंशियल मिलेगा जितना रिक्वायर्ड है। सो इस केस में क्या होता है, पावर डिलीवर्ड इज फुल कैपेसिटी, कि जितना इंस्ट्रूमेंट ले सकता है उतनी पावर आप उसको प्रोवाइड कर रहे हो। अब पावर स्प्लिट नहीं हो रही, पावर जैसे पहले वाले में पावर डिवाइड हो जाती थी 4 पार्ट में, अब ऐसे में डिवाइड नहीं होगी। अब आते हैं डिसएडवांटेज पे।
जो कि बहुत ही सीरियस कंसर्न होते हैं। डिसएडवांटेज मीन्स कॉस्ट इज क्वाइट सीरियस थिंग होती है। इट इज मैनी टाइम्स कॉस्टली टू सीरीज सिस्टम, सीरीज कनेक्शन। मीन्स कैसे, कितना टाइम कॉस्टली होगा, तो आप देखिए पिछली बार में आपका सिर्फ इस लेंथ में काम चल गया है। सपोज कीजिए ये 4 मीटर थी, ये 3 मीटर है, ये 2 मीटर है और ये 1 मीटर है। तो अब की बार 4 + 3 + 2 + 1 3 5 6 10। तो अब की बार आपको 10 मीटर लगानी पड़ी है और लास्ट टाइम पे सिर्फ आपको 4 मीटर लगानी पड़ी थी। मीन्स आपका कॉस्ट ऑलमोस्ट डबल हो गया, डबल से भी ज्यादा हो गया। एंड जब ये इंस्टॉलेशन होगी तो इसके लिए लेबर चार्जेस भी होंगे और इसके लिए मेंटेनेंस भी होगा। तो जो पैरेलल कनेक्शन सिस्टम है ये रिलायबल तो होता है बट ये कॉस्टली भी उतना ही होता है। सो दैट्स वाई नॉर्मली क्या किया जाता है, आपके जो घरों में होता है वहां पे इसका कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है। पैरेलल प्लस सीरीज बोथ का कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है। और वो कैसे होता है अब आप हम वो डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। क्योंकि सीरीज के अपने एडवांटेज है कि वो कॉस्ट इफेक्टिव होता है। तो जहां पे आपको डिसाइड ऐसे किया जाता है कि जहां पे आपको कोई अर्जेंसी नहीं कि अगर एक इंस्ट्रूमेंट या दो इंस्ट्रूमेंट फेल होने पे अगर पूरा सर्किट भी फेल हो जाए तो उससे आपको कोई इतना साइड इफेक्ट नहीं होने वाला, तो वहां पे सीरीज कनेक्शन यूज किया जाता है। और जहां पे जो इंस्ट्रूमेंट है वो क्रिटिकल है तो वहां पे पैरेलल कनेक्शन यूज किया जाता है। सो हाउस होल्ड की जब हम बात करते हैं, जो हमारे हाउस होल्ड कनेक्शन होते हैं, so in household most of the primary connections, प्राइमरी कनेक्शन कौन से होंगे, जो आपके मेन से आपके रूम तक जाएंगे और जो आपके रूम के अंदर स्विचेस होंगे उन स्विचेस तक जाएंगे। मोस्ट ऑफ द प्राइमरी कनेक्शंस आर इन पैरेलल। configuration and some of the in box connection, इन बॉक्स मीन्स जो आपका एक सिंगल स्विच बोर्ड है उसके अंदर के जो कनेक्शन है आर केप्ट इन सीरीज टू सेव कॉस्ट। कैसे, अभी आपको इसका डायग्राम बना के दिखाते हैं। सो उस कनेक्शन सिस्टम को समझने के लिए लेट अस कंसीडर अगेन, हम फिर से अपना वही डायग्राम यूज करते हैं जो अब तक हम यूज करते आए हैं। तो ये हमारा हो गया मेंस। अब हम आते हैं यहाँ पे, हम अपने 4 रूम्स बना रहे हैं। ये रूम नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4। अब जो ये कनेक्शन है इनको प्राइमरी कनेक्शन बोलोगे आप, और इस केस में सभी कनेक्शन पैरेलल मीन्स ये इसका इंडिविजुअल कनेक्शन है, ये इसका इंडिविजुअल कनेक्शन है, ये इसका इंडिविजुअल कनेक्शन है और ये इसका रूम नंबर 4 का अपना इंडिविजुअल कनेक्शन। अब अगर हम रूम नंबर 1 पे जूम करें, मीन्स सेम हम रूम 2, 3 और 4 में आगे देख सकते हैं कि अगर हम रूम नंबर 1 पे जूम करें तो वहां पे कैसे किया जाएगा कि सपोज कीजिए रूम नंबर 1 है तो इसके अंदर आपके पास 4 वॉल्स हैं। ये रूम नंबर 1 है और यहाँ पे आपके
4 वॉल्स है, हर वॉल पे आपके 2 सर्किट बोर्ड लगे। ये पहली वॉल पे पहला सर्किट बोर्ड, ये दूसरा सर्किट बोर्ड, यहाँ पे 2 सर्किट बोर्ड है, यहाँ पे 2 सर्किट बोर्ड है, यहाँ पे 2 सर्किट बोर्ड है, यहाँ पे 2 है, और 2 सर्किट बोर्ड यहाँ पे लगे हैं। और ये आपकी जो मेन सप्लाई है, ये मेन सप्लाई यहाँ पे आई हुई है। कहाँ से? इस मेन से, ये वाली जो वायर। तो अभी क्या किया जाएगा, ये जो मेन सप्लाई है इसको घर के अंदर लाया जाएगा। नाउ जो आपके ये 2 स्विच बोर्ड हैं, ये वाले स्विच बोर्ड, ये आप ये ले लीजिए, ये 2 स्विच बोर्ड हैं, इनको दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया जाएगा। इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिए और फिर यहाँ से एक वायर से दोनों को कनेक्ट कर दिया। मीन्स अब अगर ये वायर फेल होती है तो ये दोनों स्विच बोर्ड करना काम करना बंद कर देते। बट अगर ये ओनली ये वाला पोर्शन फेल होता है तो ये स्विच बोर्ड काम करता है। लाइक दिस यहाँ पे किया जाएगा, ऐसे यहाँ पे किया जाएगा, और ऐसे यहाँ पे किया जाएगा। तो ऐसे आप सीरीज और पैरेलल कनेक्शंस का कॉम्बिनेशन यूज करते हो, सो दैट आप कॉस्ट भी बचा सको और जो आपका होल हाउस की इलेक्ट्रिक इंटीग्रिटी है वो भी हैम्पर ना हो, कि मीन्स एक वायर के डैमेज होने से आपका पूरा का पूरा घर की इलेक्ट्रिसिटी डैमेज हो जाए, वर्क करना बंद कर दे, वो भी ना हो। तो ऐसे आप दोनों चीजों को अश्योर कर पाते हो कि आपका कॉस्ट भी कम लगे और जो आपका इलेक्ट्रिसिटी का सिस्टम है वो भी प्रॉपरली वर्क करता रहे। अब इट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट यू इन्वेस्ट, कि आपको यहाँ पे ये सीरीज कनेक्शन करना है या नहीं करना है। आप इसको यहाँ पे सीरीज ना करके यहाँ पे पैरेलल भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आपके पास बजट कितना है। बट नॉर्मली जो जहाँ पे लोड कम होता है, मीन्स जो आप अगर यहाँ पे आपको हैवी अप्लायंस नहीं लगाना, कोई जैसे कोई गीजर नहीं लगाना, सपोज कीजिए आपको एक गीजर लगाना है, इस वाले इन दोनों में यहाँ पे आपको गीजर यूज करना है और यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक प्रेस या रेफ्रिजरेटर यूज करना है। तो उस सिनेरियो में क्या किया जाएगा, फिर इनको सीरीज कनेक्शन नहीं दिया जाएगा, फिर इनको पैरेलल कनेक्शन दिया जाएगा। उस सिनेरियो में दोनों के लिए अपनी अपनी इंडिविजुअल वायर आएगी जो यहाँ पे कनेक्ट की जाएगी। तो जहाँ पे लो लोड है, जैसे ये दोनों है, अगर यहाँ पे आपको लो लोड है, कम लोड यूज करना है, लो लोड अप्लायंस यूज करना है, तो आप उनको सीरीज में लगा सकते हैं। और जो आप पैरेलल में लगा रहे हो ये क्या है, हाई लोड अप्लायंसेस। और उसके बाद ये हो गया हमारा एक बेसिक डायग्राम, कि हमने चीज़ों को समझ लिया कि हम बड़े लेवल पे कैसे करेंगे, कि जो आपका मेन्स है वहां से हम पैरेलल कनेक्शन लाएंगे। फिर जब हम रूम के अंदर पहुंच जाएंगे फिर हम ये चेक करेंगे कि कहाँ पे लो लोड है, कहाँ पे हाई लोड है। जहाँ पे लो लोड होगा, कम लोड होगा, वहां पे हम क्या करेंगे, वहां पे हम सीरीज कनेक्शन कर देंगे सो दैट हम कॉस्ट बचा सके। और जहाँ पे हाई लोड होगा वहां पे हम पैरेलल कनेक्शन ही रखेंगे सो दैट जो आपकी वायर्स हैं वो आपके इस करंट को बियर कर सकें और डैमेज ना हो इजीली। बिकॉज जब आप सीरीज कनेक्शन करते हो तो सिंगल वायर को ही दोनों बोर्ड्स का जो करंट है वो मैनेज करना होगा। इसलिए अगर ये वायर लो क्वालिटी की होगी और या इनका लोड ज़्यादा होगा तो वायर डैमेज हो जाएगी, वायर डैमेज होने के चांसेस हैं। इसलिए हाई लोड सिस्टम में हम इंडिविजुअल वायर्स को यूज करते हैं। तो ये तो हो गया हमारा पावर का डिस्ट्रीब्यूशन वायरिंग का। और अभी हमारे जो दो चीजें और हैं जो हमारे मेन्स में यूज की जाती है, मेन बोर्ड में यूज की जाती है, दैट आर फ्यूज एंड एमसीबीज। हम इनके बारे में थोड़ा आपको ब्रीफ इंट्रो दे देते हैं। वैसे फ्यूजेस के बारे में हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। फ्यूज और एमसीबी जो दोनों होती हैं, दोनों का सेम ही वर्क होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फ्यूजेस के बारे में बात करते हैं। जो फ्यूज होते हैं, these are the devices which
आर मेड ऑफ अलोए, अलोए के बने हुए होते हैं, मीन्स मेटल और नॉन मेटल के मिक्सचर के बने होते हैं, और अलग अलग मेटल के मिक्सचर के बने होते हैं, विच melts and breaks the electric connection when current beyond certain value starts flowing through them। ये कुछ ऐसे डिवाइसेस हैं जो अलॉय के बने होते हैं, और ये क्या हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं या टूट जाते हैं, और जब ये मेल्ट होते हैं तो इस सर्किट को भी ब्रेक कर देते हैं। जब इनके अंदर से एक स्पेसिफिक वैल्यू का करंट फ्लो होता है, स्पेसिफिक वैल्यू हम डिसाइड कर सकते हैं, ये जो अलॉय बनाते वक्त हम इसके कॉम्बिनेशन को इसके अंदर जो जो डाल रहे हैं उससे हम डिसाइड करते हैं कि इसके लिए करंट की वैल्यू क्या होगी। और जैसे ये 1 एम्पियर का भी हो सकता है फ्यूज, 5 एम्पियर का भी हो सकता है, 15 एम्पियर का हो सकता है, 20 एम्पियर का हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन दिस वैल्यू। अगर इस रेटिंग से ज़्यादा का करंट इससे फ्लो करेगा फ्यूज से, तो वो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। एक्चुअली फ्यूज क्या होता है, एक वायर होती है स्पेशल टाइप की, उसको एक कंटेनर के अंदर डाल दिया जाता है, और इस कंटेनर को आपके मेन स्विच से सप्लाई कनेक्ट कर दिया जाता है। ये कंटेनर जो फ्यूज है आपके, ये आपकी मेन्स और जो आपका इंस्ट्रूमेंट है, इन दोनों के बीच में रहता है, इससे नॉर्मल करंट फ्लो होता रहता है। जब करंट ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है, जो हमने ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, जूल्स हीटिंग इफेक्ट करंट का, जो हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि जब भी करंट वायर से फ्लो करेगा तो वो हीट हो जाएगी। तो जब इससे करंट फ्लो करता है तो ये हीट होती है, बट हीटिंग की वजह से टेम्परेचर इसका इतना नहीं पहुंचता कि ये मेल्ट हो जाए। जैसे ही करंट एक सर्टेन वैल्यू को क्रॉस करता है तो इसकी ज़्यादा हीटिंग होने की वजह से ये मेल्ट हो जाती है, और ये कनेक्शन ब्रेक हो जाता है। सो ऐसे फ्यूज वर्क करता है, और फ्यूज का वर्क क्या है, ये हमारे डिवाइसेस को प्रिवेंट करता है, अगर ज़्यादा करंट आ जाए तो ये डिवाइस को डैमेज होने से बचा लेता है। अब फ्यूज का एक ड्रॉबैक क्या है कि ये वन टाइम होता है, जैसे ही एक बार मेल्ट हो गया तो इसको आप दोबारा यूज नहीं कर सकते, आपको नया परचेज करना पड़ेगा। मीन्स जहाँ पे बार बार फॉल्ट होते हैं या बार बार ज़्यादा करंट की प्रॉब्लम आती है, तो वहाँ पे आप फ्यूजेस को यूज नहीं कर सकते, बिकॉज ये यूज एंड थ्रो सिस्टम है। यहाँ पे आप इसको एक वन टाइम यूज करते हो, उसके बाद ये डैमेज हो जाता है। इसके लिए आप एक बेटर हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको बोलते हैं एमसीबी, मैग्नेटिक सर्किट ब्रेकर, हम उसका यूज करते हैं। सो एमसीबी का भी सेम प्रोसेस होता है, सेम वर्क होता है। इट इज ए डिवाइस which breaks the connection when current beyond certain limit starts flowing। ये जो डिवाइसेस होते हैं ये एक स्विच की तरह होते हैं, और ये स्विच ऑटोमेटिक होता है, और ये भी सेम तरीके से ही वर्क करते हैं कि आपकी ये मेन्स है, यहाँ पे एमसीबी लगता है, और फिर यहाँ पे आपका डिवाइस कनेक्ट होता है। तो नॉर्मली क्या होगा कि यहाँ से करंट फ्लो होगा और आपका डिवाइस वर्क कर रहा होगा, बट जैसे ही करंट ज़्यादा हो जाएगा तो जो एमसीबी है ये अपने आप को क्या कर देगी, ऑफ कर देगी। इट्स लाइक स्विच, कि अपने आप स्विच है जो आपका टर्न ऑफ हो जाएगा, तो आपका डिवाइस डैमेज होने से बच जाएगा। और इसमें ये है, इसका एक एडवांटेज कि आप इसको बार बार यूज कर सकते हो, कि जब ये टर्न ऑफ हो गया तो आप इसको मैनुअली टर्न ऑन कर सकते हो, ये चेकिंग करने के बाद कि करंट किसकी वजह से इंक्रीज हुआ था, कि मीन्स मेंस में करंट इंक्रीज हुआ था या कोई डिवाइस में प्रॉब्लम हुई है। तो आप उसको चेक करने के बाद इसको वापस से रीसेट करके ऑन कर सकते हो, और ये फिर से वर्क करना स्टार्ट कर देगा।
तो फ्यूज की तरह ये वन टाइम नहीं होता, बट इसका साइड इफेक्ट ये है कि ये कॉस्टली होता है, और फ्यूज होता है जो वो चीप होता है, सस्ता होता है कंपैरेटिवली। दोनों के कॉस्ट में बहुत डिफरेंस होता है ना। ये तो हमने इनकी थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ लिया। अब जब हम प्रैक्टिकल में आते हैं, एक्चुअल में क्या होता है, इन दोनों को यूज किया जाता है, एक चीज पे रिलाई नहीं किया जाता, दोनों को एक साथ यूज किया जाता है। तो जो प्रैक्टिकल सर्किट होता है हमारा, जो प्रैक्टिकल सर्किट होता है उसमें वायरिंग कुछ ऐसे होती है। यहाँ पे आपकी मेंस होती है, यहाँ पे एमसीबी होती है, उसके बाद डिवाइस आता है, ये हमारा डिवाइस हो गया। और डिवाइस में जहाँ पे एक्चुअल डिवाइस का सर्किट लगा हुआ है, वर्किंग सर्किट है, तो इससे पहले यहाँ पे फ्यूज कनेक्ट किया जाता है, और फिर फ्यूज से आगे इलेक्ट्रिसिटी जाती है। ये हो गया आपका फ्यूज। नॉर्मली हर डिवाइस का एक अपना फ्यूज होता है, और ये फ्यूज आगे ऐसे कनेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पे हम डबल टू लेवल प्रोटेक्शन हमें मिलती है कि अगर करंट बढ़ता है तो एमसीबी भी अपना काम कर सकती है और फ्यूज भी अपना काम कर सकता है। दैट्स हाउ ये दोनों आपको प्रिवेंट करवा सकते हैं, किससे, ज्यादा करंट की वजह से होने वाले डैमेज से। ओके, तो ये हमने जो हमारे बेसिक्स था होम सर्किट का, कि घर पे सर्किट कैसे लगाए जाते हैं, उसमें क्या क्या सावधानियां बरती जाती हैं, वो सब हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम आपको एक सिस्टमेटिक डायग्राम दिखाते हैं कि जो आपकी बुक में मेंशन है एज पर एनसीईआरटी, तो वो सिस्टमेटिक डायग्राम कैसा होता है, और हम आपको उसको एक्सप्लेन भी करेंगे। सो ये आप यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका जो इंस्ट्रूमेंट है, मीन्स जो बेसिक डायग्राम है हमारे घरों का, वो कैसा होता है। तो सबसे पहले ये लाइव वायर आ रही है। जो ये लाइव वायर होती है, ये कहाँ से आती है, जो आपका पावर स्टेशन होता है, पावर स्टेशन से सप्लाई आती है, और उसके साथ न्यूट्रल वायर आ रही है। उसके बाद ये दोनों आपके इलेक्ट्रिक मीटर में जाती है। मीटर में क्या होता है, इसकी काउंटिंग की जाती है कि आप कितने यूनिट कंज्यूम कर रहे हो, और ये यूनिट्स के बारे में किसमें मेजर की जाती है, किलोवाट पर आवर में मेजर की जाती है। और इसके लिए न्यूमेरिकल कैलकुलेशन टाइप के क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद जो आपकी सप्लाई है वो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में पहुंचती है। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में इस बॉक्स में क्या होता है, आपकी नॉर्मली एमसीबीज लगी होती है हर डिवाइस के लिए। ये हर रूम के, जैसे हम ऊपर रूम्स के लिए डिस्कस कर रहे थे, तो हर रूम के लिए अपनी एक एमसीबी लगी हुई होती है, और कुछ फ्यूजेस लगे होते हैं। नॉर्मली फ्यूजेस यहाँ पे नहीं होते, यहाँ पे नॉर्मली एमसीबी से होती है मोस्ट ऑफ द केसेस। अब हर एमसीबी से कनेक्शन निकलते हैं, और ये किस टाइप के कनेक्शन होते हैं, पैरेलल कनेक्शन होते हैं। ये कनेक्शंस कहाँ तक जाते हैं, हर डिवाइस तक जाते हैं, और हर डिवाइस में आपको ये पैरेलल कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि जब हम ऊपर एग्जांपल में बात कर रहे हैं, तो हमने हर रूम को एक पैरेलल कनेक्शन दिया था, जिससे क्या होता है कि अगर एक रूम की सप्लाई डैमेज होती है तो वो दूसरे रूम पे इफेक्ट ना डाले। और जब हमने वायरिंग की बात की थी, तो हमने आपको वहां पे दिखाया था कि हम नॉर्मली 3 वायर यूज करते हैं। एक रेड वायर होती है, एक ब्लैक वायर होती है, एक ग्रीन वायर होती है। जो ग्रीन वायर है वो अर्थिंग के काम आती है, रेड वायर और ब्लैक वायर है जो वो डिवाइस को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है, और दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट होता है। और जब भी कोई प्रॉब्लम होती है डिवाइस में, उसकी वजह से डिवाइस की बॉडी में अगर इलेक्ट्रिसिटी आ जाए, तो वो क्या होती है, वो ग्रीन वायर के थ्रू अर्थ में या ग्राउंड में चली जाती है। और जब ऐसा होता है तो सर्किट का करंट बढ़ जाता है, और करंट बढ़ने से जो डिवाइस है उसका फ्यूज डैमेज हो जाएगा, तो वो डिवाइस को बचा लेगा, या यहाँ पे जो एमसीबीज लगी हुई हैं वो डिवाइस को बचा लेंगी अपने हेल्प से, ट्रिप होने के बाद या स्विच ऑफ होने के साथ ही वो डिवाइस को बचा लेती है। तो ये होता है हमारा एक जो हाउस होल्ड डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, उसमें हम इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं और ऐसे उसको मेंटेन किया जाता है। एंड इसके साथ हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है। इसके बाद हम इस चैप्टर में एक बोनस वीडियो लेके आएंगे, जिसमें हम आपको थोड़ा इलेक्ट्रिक इंडक्शन के बारे में समझाएंगे। वो पहले आपके सिलेबस में होता था, अभी नहीं है, बट उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिससे आपको बेनिफिट मिल सकता है, कुछ अंडरस्टैंडिंग से आपको बेनिफिट मिल सकता है। तो हम उस पर एक शॉर्ट वीडियो लेके आएंगे इस वीडियो के साथ, वो बोनस वीडियो होगा।
एंड एज यूजुअल, अगर आपको इस लेक्चर से, इस वीडियो से कोई हेल्पफुल इंफॉर्मेशन मिली हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हुई हो, आपको कुछ बेटर समझ में आया हो, देन प्लीज कंसिडर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइबिंग, because your share, your subscribe act as a motivation to us. It makes us feel motivated to make such content. So please do share, like and subscribe to our channel, share our videos, press the bell icon, because it acts as feedback. अगर आप नॉर्मली वीडियो देख के ऐसे ही चले जाओगे तो हमें फीडबैक नहीं मिलेगा कि आपको वीडियो अच्छी लगी, बुरी लगी, या कहाँ पे हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो ये हमें बताने के लिए प्लीज डू वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अगर आपको कोई डाउट्स है तो कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओनली देन वी विल बी एबल टू हेल्प यू एंड हेल्प आवर चैनल टू ग्रो। विद दिस we will meet in next video. Till then, keep on watching, keep on sharing, keep on subscribing, and thanks for watching.